जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ निधीश गोयल, करता हूँ आप सभी का यथोचित अभिवादन। कुछ दिनों पहले हमने 2 शब्द एक चर्चा में रखे थे। एक शब्द था वित्त और दूसरा शब्द था अर्थ। हम जब इन 2 शब्दों की तुलना देखिए, नाम जो है ना वो नामकरण हमारे यहाँ की तासीर होती है। हर नाम की अपनी तासीर होती है। यूँ ही आप एप्पल को अमरूद, सेब को अमरूद या आम को पपीता या पपीते को नाशपाती नहीं बोलते। अगर बोला जा रहा है तो कुछ कारण होता है उसको उसका नाम बोलने का। जब हम नंदी बाबा के कान में भी अपनी मनोवांछित इच्छा जो है उसकी पूर्ति के लिए उनके कान में कुछ कहते हैं, तो उनके कान में कहने का भी कुछ अर्थ होता है। इन सभी अर्थों का अर्थ निकले, लेकिन क्या ये अर्थ और वित्त एक ही बात है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यहाँ पर वित्त कहीं नहीं है लेकिन अर्थ है। अर्थ का बहुत व्यापक अर्थ है, लेकिन हमने उसको बड़े ही छोटे से वित्त में समेट के रख दिया है। भारतीय संस्कृति इस बारे में क्या कहती है? भारत का तीर्थाटन इस बारे में क्या कहता है? जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भारत की सभ्यता बसी है नदियों के किनारे, कहीं गंगा है, कहीं जमुना है, कहीं कावेरी है, कहीं सरस्वती है, कहीं सिंधु है, कहीं कृष्णा है, कहीं गोदावरी है, कहीं ब्रह्मपुत्र है, कहीं चंबा है। लेकिन इन सब के साथ में जब हम देखते हैं कि किस तरीके से सभ्यताओं का विकास होता चला गया, हम आते चले गए, वहां पर उसी के इर्द गिर्द में जब हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से नजर डालते हैं, हमें पता लगता है कि वो एक पवित्र पावन भूमि हो जाती है। जब हम नदियों को माँ माँ बोलते हैं, लेकिन उस पवित्र पावन भूमि पर जब वित्त की कुदृष्टि पड़ती है, तब मामला गड़बड़ हो जाता है। आज से 200 साल पहले तक हमने वित्त की कुदृष्टि पड़ने नहीं दी थी। उससे पहले कुछ लोग थे जो 700-800 सालों से बसे हुए थे, लेकिन दिमाग से, अकल से अड़े अंधे थे। अकल से अंधे भी कुछ बात होती है। उनको अकल थी नहीं, केवल मंदिरों को तोड़ना जानते थे। उसके अलावा संस्कृति पर कुठाराघात कर नहीं सकते थे, इतना दिमाग नहीं था, मस्तिष्क नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने ये सब काम किया। इसीलिए मैंने कहा कि 200 साल पहले तक वित्त ये नाम हमारी व्यवस्थाओं में ज्यादा दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था। लेकिन 200 साल से आज हमारे देश में जो इकोनॉमिक मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्हें भी हम वित्त मंत्री कहते हैं। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वित्त मंत्री आते हैं। ये अमृत काल की बात है। प्रधानमंत्री जी के पंच प्राण की बात है। लेकिन उन पंच प्राणों का उद्देश्य कैसे सार्थक होगा, जब हम यही नहीं समझ पाएंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था सात्विक कब होती है, राजसिक कब होती है और तामसिक कब होती है। एक तीर्थयात्री ये सब कुछ हमें बता सकता है। मैं स्वागत करता हूँ हमारे बीच पधारे हुए देवेंद्र कैंथोला जी का। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। सब बहुत बढ़िया। अपने मित्रों से, अपने श्रोताओं से, अपने बंधुओं के लिए मेरा प्रणाम और आपको कोटिशः धन्यवाद। सात्विक अर्थव्यवस्था और तामसिक वित्त के बीच में विश्लेषण करने का जो एक आपने मौका मौका दे रहे हैं, और उसके लिए आपका कोटिशः धन्यवाद। थैंक यू देवेंद्र जी। और देवेंद्र जी के बारे में हम लोग कुछ बात और करना चाहेंगे, और उस बात को मैं करूं उससे पहले आप एक छोटा सा वीडियो देखिए, जिससे कि हमें आगे की स्थिति का क्लियर हो। लेकिन उस वीडियो को चलाऊं उससे पहले आपसे ये बात जरूर कहूंगा, दैट इज जम्बू टॉक्स, द जम्बू थॉट्स। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल। ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप हमारी नोटिफिकेशंस देखना चाहते हैं तो प्लीज एक्टिवेट द बेल आइकॉन। वीडियो को लाइक और शेयर आपको करना चाहिए, क्योंकि तभी ये रिकमेंडेशन लोगों तक पहुंचता है। बड़े काम के विमर्श होते हैं, इस काम के विमर्श तो अपने तक सीमित मत रखिए, लोगों तक लेकर के जाइए। और आपको लगता है कि हम कुछ देश हित के लिए, धर्म हित के लिए, इस संस्कृति के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो आर्थिक सहयोग भी हमें अवश्य प्रदान कीजिएगा विद एनी नॉर्म्स जो आप सोच सकते हैं। आइए उस वीडियो को मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइएगा आपको वो वीडियो जो है वो दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है। आई एम जस्ट शेयरिंग दैट वीडियो फॉर यू। Here I am in Bernard Bugyal, all the way. I've travelled on my own, and it's snowing, and I slipped a couple of times. So here I am on route to North Angkor with the closing of the temple, and you can see what is around and perhaps my face as well. Well. Here we are, Bernard Bugyal.
I've probably crossed about, I would say, 9 kilometers. Snowing, mud, slippage, and everything. Bye for now. दैट्स फैंटास्टिक। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों ने ठीक से इस वीडियो को देखा और जो शख्स इस वीडियो में दिख रहा था वो हमारे साथ में इस समय देवेंद्र कैंथोला जी। और आप सोचिएगा कि उम्र के किस पड़ाव पर आप हैं और एक ट्रैकिंग करके आज लोग अपने पीछे वाली दुकान पे जाना होता है तो हम स्कूटर का सहारा ले लेते हैं। आप माउंटेन्स पर हैं, आप पहाड़ों पर हैं जहाँ पर खतरा भी बहुत ज़्यादा है लेकिन ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय संस्कृति में तीर्थाटन की अपनी एक परंपरा रही है, ये लोक परंपरा रही है, लोक मंथन रहा है और इसीलिए हमारे साथ में वित्त नहीं रहा बल्कि अर्थ रहा है। शुरुआत करते हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखें। जी, और इस क्लिप के लिए ये क्लिप 18 तारीख यानी लगभग समझ लीजिए कि 13 दिन पहले का है। मंगलवार 18 तारीख को लिया था। और रुद्रनाथ जी, ये उत्तराखंड में एक पुरानी कहावत है कि जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई दोनों बराबर कठिन है। एक बार आपने कर लिया सो कर लिया। तो ये रुद्रनाथ की चढ़ाई और रुद्रनाथ जी के दर्शन करके वहां कुछ दिन बिता करके मैं जब आ रहा था तो अकेला ही था, नितांत अकेला था, पूरे रास्ते में अकेला था। और उस दिन लगभग 18 किलोमीटर चला जिसमें शायद 12-13 किलोमीटर ये बर्फ, आंधी, अंधड़ जो कुछ भी है उसमें धोती कुर्ता, धोती जैकेट वगैरह पहन करके सैंडल्स में, पहले तो नंगे पैर था तो चलते गया। क्या ये कारण था और इसका अर्थ और वित्त में क्या एक संपर्क था, क्या संबंध था? हम लोग ने शुरुआत की, जो आपने परिवार जो कहा जिसके बारे में, हम लोगों के लिए नाम अकारण नहीं होते थे। यानी जैसे आपने बताया कि एप्पल सेब एप्पल है, उसका कोई कारण है उसको सेब क्यों कहा जाए। हमारे यहाँ यतो नाम ततो गुण है, गुण के अनुसार ही नाम होता है। तो अर्थ का मतलब, जिसका अर्थ कुछ हो, जिसका मतलब कुछ हो, जो साधन भी बन जाए, जिससे कि एक संपन्नता जिसमें जाहिर हो, वो अर्थ रहता है। और वित्त वो तो कैश, धन, पैसा, नकद वो है। तो हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट किया कि धन की, वित्त की 3 गतियां कौन कौन सी होती हैं। तो कहते हैं कि दानम भोगो नाश, दान, भोग और नाश धन की 3 गतियां होती हैं। यो न दादते न भुंक्तस्य तस्य स्त्रियों की तरह भवती। जो धन को दान में नहीं देता, अपने ऊपर सही मायने में उपयोग नहीं करता, उसका भोग नहीं करता, उसका धन तीसरी गति को जाएगा। तो हम लोगों के यहाँ वित्त का और अर्थ का जो विश्लेषण था वो इस रूप में आया। अब मैं इसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ, प्राचीन परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ, रुद्रनाथ जी जैसे स्थान के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। मैं रुद्रनाथ जी जो है, ये केदार की यात्रा आपके 5 तीर्थों के दर्शन से पूर्ण मानी जाती है। केदारनाथ जी, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, चौथे हैं रुद्रनाथ और 5वें हैं आपके जटाशंकर या कल्पेश्वर महाराज। इन 5 को करने के बाद ये होता कि अब आपने केदार बाबा के दर्शन कर लिए। प्राचीन काल में इन 5 क्षेत्रों में, उनके आसपास गांव हैं, उन सब की अर्थव्यवस्था इन तीर्थों के माध्यम से, और इन तीर्थों में जाने के लिए हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट किया कि मुखम पवित्रम यदि राम नामम, मुंह पवित्र करना है तो राम का नाम ले। हृदय पवित्रम यदि कृष्ण दर्शनम, आपको अपना हृदय, आपको अपनी चेतना को पवित्र करना है तो कृष्ण का दर्शन यानी भगवत गीता का अध्ययन करें, उसको आत्मसात कर लें। पादो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, पैर पवित्र करने हैं तो तीर्थ आप जो है उस पैदल
तीर्थ यात्रा में चले जाएं। और हस्तम पवित्रम यदि दान पुण्यम, हाथ पवित्र करने हैं तो दान और पुण्य। दान की बहुत गंभीर परिभाषाएं हैं, वो इस समय पर हम नहीं जाएंगे। अगले एपिसोड्स में जब भी बात आएगी तो हम दान के अनेक रूपों को उसको भी लेकर हम चलेंगे, ये मुझे लगता है। तो इसमें क्योंकि दो शब्द स्पष्ट हुए, दो शब्द आए, अर्थ का तो यहां पर हो गया, अर्थ और वित्त के बीच में फर्क आ गया। दूसरी चीज, तामसिक क्या है, सात्विक क्या है। सो तीन गुण है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निश्चय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। आत्मवान होने के लिए इन तीनों गुणों से परे। लेकिन अभी हम दो गुणों से, तीन में से दो गुणों से हम लोग कहें तो वी आर एड्रेसिंग द टू इश्यूज। तो एक है कि वित्त यानी तमोगुण। स्पष्ट है कि जो आरंभ में आसान लगे, मीठा लगे, लेकिन जिसका फल दीर्घकामी फल, जिसका हानिकारक हो, वो तमोगुण है। हमने मीठा खा लिया, बहुत अच्छा लगा साहब, तेल की भुनी हुई चीजें खा ली, बहुत अच्छा लगा साहब, तुरंत फायदा ले लिया, जो कि आज का पूरा जिसको तथाकथित इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हम लोग इसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, मैं इसको एक तथाकथित इसी के लिए लेकर के आ रहा हूं। इसमें ये सब आपके जो है दे आर शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड। और केवल भारतीय परंपरा ही नहीं, आज से 170 साल के आसपास पहले जिस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता ने अमेरिका में हावी होकर के वहां के पर्यावरण को नष्ट किया था, करोड़ों करोड़ों, जिसको बाइसन कहते हैं, बाइसन भैंसों का अमेरिका में अंधाधुंध उनकी हत्याएं की गई थी। पूरा वातावरण, आज से 170 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो चीफ सियाटल थे, वहां के नेटिव अमेरिकन, उन्होंने वॉशिंगटन को, जॉर्ज वॉशिंगटन को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने कहा कि we inherit not the wealth of this planet from our ancestors, we borrow its riches from the coming generation। उनका कहना यह था कि क्या जो अभी हम नष्ट कर रहे हैं, जो संसाधन का हम उपयोग कर रहे हैं, अगर ये हमारे आने वाली पीढ़ी को भी उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं है तभी उन्होंने कहा we borrow it from the coming generations। exactly। हमारा उत्तर, हमारा दायित्व है कि हमारे आने वाली पीढ़ी जिसका हमने दुरुपयोग किया, वो उसका उपयोग, पूरे प्राचीन भारत की अर्थ परंपरा इसके ऊपर थी कि आने वाली पीढ़ी भी पर्यावरण दृष्टि का सतत आर्थिक विकास हमारा चलता रहे। और भारत था, निर्विवाद सत्य है, सब आज स्वीकार करते हैं कि यूं समझिए तो 19वीं शताब्दी से पहले कुछ 1000, जब से सृष्टि हुई तब से 19वीं शताब्दी तक, यानी 1800 समथिंग एडी तक, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की आर्थिक स्थिति पूरे विश्व में सबसे ऊंची थी। उसके बाद के काल में ब्रिटिश आए तो उनका साम्राज्य तथाकथित रूप से चला, जो भारत में 90 साल कुल मिलाकर के 1757 के बाद से 190 साल तक पूरा चला था वो, कुछ उनको तो उसके बाद में ब्रिटिश साम्राज्य, जिसका सूर्य अस्त नहीं होता था, वो भारत जिसके मनोबल को तोड़ने के लिए विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हम लोग जब भारत छोड़ करके जाएंगे तो जो भारतीय यहाँ आएंगे उनकी दुर्व्यवस्था इतनी रहेगी। और संयोग आप देखिए कि उनके भारत छोड़ने के 75 साल के बाद में उस भारतीयों को, जिनको हेय दृष्टि से वही नहीं था, ये तब का वातावरण था। रडियार्ड किपलिंग को नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए दिया गया और उसने कविता लिखी द व्हाइट मैन्स बर्डन। तो हम लोगों को उठाना व्हाइट मैन यानी यूरोपियन लोगों का एक कर्तव्य था, एक बर्डन था।
और वो इससे लड़ रहे थे। आज स्थिति परिस्थिति क्या है सो है, लेकिन आज के भारत को, आज की परिस्थितियों को देख के चलता हूं तो कष्ट होता है, क्योंकि हम लोगों ने इन 75 साल में पश्चिमी सभ्यता के अनुसार ही अपनी तथाकथित अर्थव्यवस्था को लेकर के चले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में जो कहा, जो अब जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स वो भी कह रहे हैं कि हमें मानसिक गुलामी से निकलना पड़ेगा। शब्द बहुत खूबसूरत लगते हैं। क्या हमारा पूरा जो प्रपंच यहाँ पर है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था जो है, क्या वो उसके अनुरूप है? क्या अगले 25 साल के उस अमृत काल में भारत इस मानसिक गुलामी को छोड़ पाएगा, जब हम इसी बैसाखी के सहारे आगे चलने का, मैं तो कहूंगा, दम्भ भर रहे हैं? हाँ, कुछ समय तक इसकी व्यवस्था थी। 75 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उनके पास क्या विकल्प थे, हमें पता है। हमें पता है कि जेसी कुमारप्पा ने इकोनॉमी के ऊपर जो ग्रंथ लिखा था, महात्मा गांधी ने उसका अनुमोदन किया, उसके ऊपर फॉरवर्ड लिखा, तो उसको नकार के 75 साल तक जो हम चले हैं, इसका जो आर्थिक हानि जो हमारी हुई है, वैयक्तिक रूप से आज भारत कह सकता है कि साहब हम तो इंग्लैंड से आगे चले गए। क्या हम अगले 25 साल में ये कह सकेंगे? अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व पटल पर आया और वो एक इकोनॉमिक पावर बन गया। हम लोग जो कहते हैं, क्या कितनी लड़ाइयां लड़ी, कहां आज भी लड़ रहा है, उसके छल प्रपंच षड्यंत्र जो चल रहे हैं वो हम जानते हैं। क्या उन बैसाखियों के सहारे, उन हथकंडों के सहारे माननीय प्रधानमंत्री और देश आगे अपनी अर्थव्यवस्था के साथ चल सकेगा? क्योंकि अमेरिका युग जो है तकरीबन 80 के दशक में हम ये मान लेते हैं कि उसका सूर्य लगभग अस्त हो चला था। जापान आया, फिर आपका साउथ कोरिया आया, इन दोनों को पछाड़ते हुए चीन आ गया। चीन की आज की हालत है वो हम देख रहे हैं। उन्हीं के सहारे अगर भारत, उन्हीं हथकंडों के सहारे, मैं हथकंडा शब्द से बात कर रहा हूं, भारत चलेगा? अगर नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी जीवन काल शायद 25-25 साल का रहा। मैं कहूं तो पहले 25 साल अमेरिका के थे, उसके बाद के 25 साल कोरिया और जापान के हो गए, उसके बाद के 25वें साल के टेल एंड में चीन के रह गए। चीन के ऊपर अभी, क्योंकि वो हमारा विषय नहीं, अब हम जाएंगे नहीं। और भारत को अगर अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो शासन और प्रशासन, हमारा प्रशासन अभी भी यूरोपियन उस पर चल रहा है। यूरोप ने अपने प्रशासनिक से पूरे सिस्टम को कर दिया, लेकिन उनके पास प्राचीन ज्ञान नहीं था, नहीं है। हमारे पास में है। क्या हम उसको आज भुना रहे हैं? और कैसे भुनाएं? ये आज की चर्चा का विषय, और मुझको लगता है इस चीज को लेकर के चले तो कल्याण होगा। तो इसमें अभी जो आपके समक्ष रखा, वित्त और अर्थ की परिभाषा स्पष्ट हुई। सतोगुण वो है, सात्विक चीज वो है जो आरंभ में कड़वी लगे, आरंभ में अरुचिकर लगे, लेकिन उसका फल मीठा हो, लंबे समय तक चले, अच्छा हो, लाभप्रद हो, शारीरिक आत्मिक हर रूप से, वो सात्विक है। वो अर्थव्यवस्था सात्विक अर्थव्यवस्था होगी। मैं छोटा सा रुद्रनाथ जी का ही उदाहरण देता हूं। जी। तो इस 22 साल में 2 बार रुद्रनाथ जी गया। अभी पट बंद होने पर जब मैं आ रहा था, जो आपने क्लिप दिखाई, तो ये था कि इस समय पर वर्तमान सरकार की नीतियों के अनुसार, आप जब मैंने वहां देखा तो वहां मैं यूं कहूंगा कि 100% जो सामान था, रामनगर से, प्लेन से, वो आटा, चावल, दाल, घी, अगरबत्ती, धूप बत्ती, जय माता दी के बैनर, सारे घंटियां, सब की सब प्लेन से गई थी। अगर मैं इस चीज को
ये हमारे वित्त व्यवस्था के अनुसार तो सही है, अर्थव्यवस्था के अनुसार वहां के ग्रामीणों का उस मंदिर के साथ या किसी भी मंदिर के साथ, चाहे आप वैष्णो देवी चले जाएं, तो वो वित्त व्यवस्था जरूर जो है उसने सुधारी होगी, अर्थव्यवस्था नहीं सुधारी। घोड़े खच्चर वाले यहां भी हैं, वहां भी हैं, वो अर्थव्यवस्था में नहीं आए। गांव वालों का योगदान यहाँ कुछ नहीं, वही चर्बी मिला हुआ घी मंदिर में चढ़ाया जा रहा है, जबकि उन्हीं गांव से शुद्ध A2 दूध का घी भले ही वो 1000 रुपये किलो पड़ जाए, लेकिन उसकी जो सुगंध है, उसके जो सात्विक गुण है, उसके जो औषधीय तत्व हैं, वो कितना लाभ नहीं करेंगे। तो ये अकारण रुद्रनाथ की यात्रा धार्मिक भावना से या घंटी बजाने में मंदिर की उससे, हाँ, धर्म का उसमें एक रूप अवश्य था, उसमें अर्थ का रूप अवश्य था। कष्ट हुआ तो वहां की वैयक्तिक दशा को देख करके कष्ट हुआ, तो वहां जो सेवा, तथाकथित सेवा कर रहे हैं, मैं पुजारी जी की बात नहीं करता हूं, वो बहुत सात्विक प्रवृत्ति के बड़ी अच्छी तरह से कर रहे थे, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं, बहुत सीधा सा मंदिर है, बाहर निकलते हैं, जब आपके होटल वालों इत्यादि के साथ होता है, क्योंकि दे हैव डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल कंटेंट, मैं उसी जगह को लेकर के चलूं, तो आते जाते दिन में कम से कम 50 हेलीकॉप्टर उस जगह को क्रॉस करते हुए आपके सामने जब मैं आपकी तरफ उंगली कर रहा हूं, लेकिन सामने आपका बद्रीनाथ भी पड़ जाते हैं, पीछे केदारनाथ जी से फ्लाइट जो है वहां जाती, वहां से फ्लाइट जो है वापस आ जाती, बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये सर्किट पे इस साल से जो भारत सरकार ने परमिशन दी है हेलीकॉप्टर चलाने की, वो मुझे दुख देता है। दुख इसके लिए देता है कि एक नीरव स्थान में जो प्रकृति का है, जो फॉरेस्ट के अंदर भी आता है, हाई डेसिबल नॉइज से आपके हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, और वही हेलीकॉप्टर आगे जाकर के जब पूरा टर्न लेते, आपके नंदा देवी के तक उसकी आवाज जाती होगी, मुझे उसमें कोई शक नहीं, बद्रीनाथ चौखंबा तक जाती है। और ख्याल रहे कि 2013 में जब केदारनाथ जी का जो दुर्घटना जो वहां पर हुई थी, 5000 नहीं गए थे, गोविंद सिंह कुंजवाल जी स्पीकर ऑफ द हाउस ने 15,000 किया, वो भी नहीं, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में 6 महीने तक, उससे ज्यादा मैं वहां था, वहां पर तकरीबन 50,000 लोग हताहत हुए थे। तो उसका कारण चोड़ाबाड़ी ग्लेशियर, क्योंकि अगर आपके 700 से ज्यादा हेलीकॉप्टर या लैंडिंग एंड टेक ऑफ, यानी 360 फ्लाइट, 300 से ज्यादा फ्लाइट अगर केदारनाथ जी में होती है, तो उसका जो है सब सोनिक, अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव्स है, साउंड वेव जो है मैटर को एजिटेट करती है, ये विज्ञान कहता है। फलस्वरूप चोड़ाबाड़ी ग्लेशियर धसक गया। कुछ साल के बाद में नीति नीति के पास में, यानी पिछले साल एक बहुत जबरदस्त फरवरी के महीने में आया था। अब लोग ये कहते हैं कि उसकी वजह कंपन जो था उसका, जिसने ग्लेशियर को फरवरी के महीने में तोड़ा, उसमें भी 150-200 लोग गए थे। और इसी महीने की शुरुआत में अखबार उठा के देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग निम, उनके 30 ट्रेनर्स एंड ट्रेनी ऐसी जगह में जहां आज तक कभी भी हिमस्खलन नहीं हुआ था, वहां पर जब जा रहे थे, पार्वती का डांडा बोलते हैं, और मैं जहां से देख रहा हूं, पार्वती का डांडा क्षेत्र वहां से बहुत दूर नहीं है। ये हेलीकॉप्टर का जो है सुविधा देने की बात, तो सुविधा से क्या हानि हो रही है? 30 यंग प्रशिक्षु, उनके गाइड्स बर्फ में दफन हो गए। अभी तक वो जो वैयक्तिक लाभ जो है जो भगा रहा है, अब जो है आपके वहां पर रोपवेज बनाए जाएंगे, तो ये सात्विक तीर्थाटन न होकर के
रुद्रनाथ जी में मैंने देखा अपने लैब्राडोर कुत्तों को घुमाने के लिए लोग वहां ला रहे हैं, यंग पीपल। केदारनाथ जी में कुत्तों को गोद में उठा करके लेकर के चले जा रहे हैं। यानी उस वित्त के पीछे इन धार्मिक स्थानों की जो अवहेलना है। बिल्कुल। और तो और कुछ दिन पहले 3 शंकराचार्यों ने एक प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया कि आप, ये टूरिज्म नहीं, ये तीर्थ यात्रा के स्थान हैं। और ये जो आपने क्लिप देखी, हाँ मैं आ रहा हूं, अकेला आ रहा हूं, पर जो शारीरिक कष्ट को मैं अलग कर दूं तो मेरा मन, मेरा हृदय सबसे उच्चतम स्थान पर उस, या कष्ट था शारीरिक, मन प्रफुल्लित था। तो तीर्थाटन आपके मन को प्रफुल्लित करता है, तन के लिए। तो वो एक सात्विक अनुभूति थी। उस 9 किलोमीटर तक बर्फ में चलने के बाद, उस अंधड़ में चलने के बाद, उससे पहले मैं 3-4 किलोमीटर पैदल चला था। जब पैदल से मेरा मतलब है नंगे पैर चला था। तो मुझे कोई कहे तो तामसिक और सात्विक, क्योंकि यह हाल की घटना है, क्योंकि हमारा विषय वस्तु है, इसको मैं इसके लिए आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूं। और अब यह है कि हम लोग क्या करें, ये इसकी समीक्षा आप करें तो क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। 3 चीज, क्यों करें, कैसे, क्या करें, कैसे करें, इसके ऊपर हम अगले कुछ मिनट दे सकते हैं। अब आप इसमें आपने जो बात कही है, जिस तरीके से आपकी जो बात पूरी की पूरी आ रही है आज हमारे दर्शकों के सामने, वो बात बहुत प्रत्यक्ष हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से। इससे बेसिकली इस तरीके के प्रोग्राम्स बहुत रिसर्च वाले प्रोग्राम हो जाते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जिस तरीके से हमने तमोगुण और सतोगुण के बारे में बात करी, हालांकि हमें ये देखना है कि क्या करें, क्यों करें और कैसे करें। क्यों का उत्तर तो हालांकि हमारे अभी तक के प्रोग्राम में लोगों को मिल चुका होगा और समझ में आता है कि क्यों इसको करना चाहिए। और आपने जो बोला कि अगली पीढ़ी तक वो जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो हमें क्यों करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो 7,000 साल पुरानी जो संस्कृति है, 7,000 साल पुरानी, ये केवल अगले 70 या 700 सालों तक के लिए नहीं है, ये अगले भी हजारों वर्षों तक के लिए है, जो अक्षुण्ण वैसे रहनी चाहिए जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने उसे हमें सुपुर्द की है। हम क्या कर रहे हैं, 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, जिनके आधार पर मैं ये सोचता हूं कि हमें इस चक्र को इसलिए आगे बढ़ाना चाहिए। क्या करना और कैसे करना वो आप बताइएगा। ये 4 शब्द मैं लिखता हूं यहाँ पर: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि। यही 4 शब्द हैं जो सब कुछ हैं सबके लिए। देवेंद्र जी। धन्यवाद। पहला जो आपने कहा, शिक्षा। अब यह है कि आजकल जिसको हम एजुकेशन कह रहे हैं, तो इसका मोटा मोटा रूपांतर हमने शिक्षा में लेकर दिया। अगर गहराई पर इसके डेफिनेशन पर हम उतरे तो ये हमें भारत को, भारतीय शिक्षा पद्धति को, प्राचीन वर्तमान भारत की शिक्षा पद्धति को प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति के साथ तुलनात्मक दृष्टि में लेकर के चल रहा हूं। शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट है कि शिक्षा से हमारा जो ज्ञान वर्धन होता है वो समाज के हित में हो। हमारी शिक्षा विधियां क्या थी, कैसे आचार्य अध्यापक वगैरह चलते थे, वो जरा लंबा विषय हो जाएगा, उसको हम लेकर के नहीं चलेंगे। तो शिक्षा से एक तो इसका सदुपयोग जो करना है, आज का हम शिक्षा, जो वर्तमान तथाकथित शिक्षा पद्धति जो कि अंग्रेजों के द्वारा हमें दी गई, और हम निष्ठा के साथ उसी रूप में, हमने उसमें बदलाव नहीं किया पिछले 75 साल से, हम और ज्यादा पश्चिमीकरण उसमें लेकर के आ चुके हैं। जबकि स्वामी विवेकानंद ने, उनका काल 1890 के बाद से 1900 तक का था, लेकिन 10 साल तक वो हम यूं मान सकते हैं कि वो एक्टिव थे। उनके सारे जो विचार उद्गार उस समय पर आए थे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया था, क्योंकि वो वर्तमान शिक्षा पद्धति के आरंभिक चरण में उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली थी। उन्होंने ये चेताया था, अगर इसी पद्धति से हम चलें तो अगले
3 जनरेशन के बाद में, 3 पीढ़ियों के बाद में हम लोग अपनी बौद्धिक मौलिकता को खो चुके होंगे। और ये बाद में किसी उसमें हम लोग और इसकी गहराई पर उतरेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो विज्ञान संबंधित क्षेत्र में किसी भी जिस भी भारतीय को नोबेल प्राइज या उसके समकक्ष जो भी अवार्ड, चाहे जगदीश चंद्र बोस हो, आपके और भी जो भी वैज्ञानिक थे, वो उसी 3 जनरेशन के थे। उसके बाद की जनरेशन को हम लोग एक चीज होकर के रह गए, नौकर। आज भले ही हम कहें कि साहब इसका, चाहे वो ट्विटर का हेड जो अभी चला गया, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे इंटेल हो, वगैरह वगैरह, मेरे साहब भारतीय तो उनका झंडा फताई किया हुआ है। मैं तो एक विनम्रता के साथ एक प्रश्न करता हूं, आईटी सेक्टर में भी सबीर भाटिया के अलावा एक नाम दे दीजिए जिसने कोई मौलिक चीज रखी हो। 130 करोड़ की इस जनसंख्या वाले देश में एक अच्छा नौकर होना हमें गर्वोन्वित महसूस कराएगा क्या? मौलिकता तो हम लोग खो चुके हैं। अरे इसी को हम दृढ़ किए जा रहे हैं। विकल्प क्या होगा, ये इस उसमें हम जाना अभी इस विषय के लिए it would be doing injustice to the topic at this moment, लेकिन इसको हम लेके चले। शिक्षा, स्वास्थ्य का स्वस्थ, केवल केमिकल्स, दवाइयों को स्वास्थ्य के रूप में, सर्जरी, शल्य चिकित्सा को हम स्वास्थ्य के रूप में लेकर के चल रहे हैं, वो स्वस्थ तो नहीं कर रहा है। वो आपकी जो त्रुटियां हैं उसको, जिसको कहते हैं प्लासिबो, दे करके कुछ दिन के लिए शांत तो कर रहा है। अभी कोविड या उसका जो आया, उसके पीछे क्या क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हम पूरी की पूरी जो है मेडिकल लॉबी के प्रपंच में फंस चुके हैं। जबकि आयुर्वेद, मैं तो स्वास्थ्य को 3 रूप में देखता हूं। एक है प्रिवेंटिव, बीमार ना पड़े। दूसरा है रेस्टिव, बीमार पड़ गए तो वापस कितनी जल्दी हम अपने स्वास्थ्य को लाभ। और तीसरा है पैलिएटिव केयर, जो और ठीक नहीं हो सकते उनका समय कम से कम कष्टप्रद कैसे हो, ये हो। लेकिन आज की स्वास्थ्य नीति में केवल और केवल हॉस्पिटल खड़ा करना, और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, और हमारे प्राचीन मनीषियों ने डॉक्टर यानी वैद्य समझ लीजिए, उनके बारे में उनको एक व्यंग के रूप में कहा था कि वैद्य राज नमो नमः, यमराजाय सहोदरम, यमाय हरन्ति प्राणम, वैद्य प्राणान धनानि च। हे वैद्य, हे डॉक्टर, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, तुम यमराज के सहोदर है, सगे भाइयों। यम तो केवल प्राणों का हनन करता है, तुम प्राण और धन दोनों का हरण कर लेते हो। आज की मेडिकल कई केसेस हैं, हम हमारे सारे श्रोता सुनते होंगे, देखते होंगे, अनुभव किया होगा उन्होंने, कि आज की मेडिकल सिस्टम जो है, क्या वो हमें स्वस्थ करने में देता है या एक्सटॉर्शनिस्ट बन चुका है। आगे किसी उसमें हम लोग स्वास्थ्य, इसके ऊपर चर्चा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये जो हमारा सुरक्षा का जो केवल लड़ाई आयुध वगैरह को लेकर के है, क्या हम मानसिक रूप से अपने विचारों को स्वतंत्रता के साथ, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में एक अंतर है। मैं भारत को ये नहीं मानता हूं कि ये स्वतंत्र हुआ है। हाँ, 1947 के बाद में यहाँ के विकृत से विकृत मनुष्य को स्वच्छंद होने का फायदा, चाहे वो शासन में हो, प्रशासन में हो, और आप ये देखेंगे तो स्वच्छंद भारत है, स्वतंत्र नहीं। तो जहां तक अभी हर आदमी गांव में और शहर में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। उत्तराखंड में ही इस महीने की शुरुआत, पिछले महीने के अंत में, एक बालिका, 19 साल की बालिका के साथ जो हुआ, जो पूरा प्रपंच, वहां का पॉलिटिकल सिस्टम, आपके जुडिशियल सिस्टम सारा उसमें रच रहा है, वो केवल उत्तराखंड में नहीं है। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए मैं आपके मंच के माध्यम से ये कहूंगा, 2010 में एक संगोष्ठी हुई थी, शायद 18-19 ऐसे ही कुछ, नवंबर, तो आज उसके 12 साल हो चुके हैं।
जिसमें आज के एनएसए उसके अध्यक्ष थे, एनएस डोभाल साहब, और उसमें भारत के एक विख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर टीएस पोपोला, उन्होंने अपना भाषण दिया था और उन्होंने कहा, अर्थ की बात कर रहे हैं, कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के संसाधनों का क्षरण पिछले 10 साल में हुआ, अगर यही चलता रहा तो अगले 10 साल में यहां बचाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। और मैं उसको देख पा रहा हूं, आई कैन फ्लैग इट अप। पहले संसाधनों के ऊपर था, अब तो लोगों की इज्जत, एक बालिका अपने आप को, और कौन कर रहा है, वो किस पार्टी से उसका संपर्क है, उसका व्यापार किस चीज में है, और वो मक्कार परिवार, उनकी अपनी तथाकथित आयुर्वेदिक दवाइयां बन रही हैं साहब। मैं हरिद्वार में था, हरिद्वार को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो ये पूरा अर्थव्यवस्था का जो प्रपंच आज के रूप में चल रहा है, ये इसके हम देख रहे हैं। दानम भोगो नाशा, उस परिवार के ही लड़के ने, कितनी विकृत मानसिकता थी उसकी, वो मेडिकल नहीं पढ़ पाया, सारे प्रपंच उसके बाप ने उन कमाए हुए पैसों से, वित्त से किया, और आज कहां पर है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि, तो ये समृद्धि तो नहीं है जहां गांव वाला अपने आप को असहाय महसूस करता है, वो जमीन बेचना चाहता है। 5 चीजें जो भारतीय परंपरा में, जिनके अर्थ विक्रय, क्रय विक्रय नहीं हो सकता था, उनमें से तो आपकी भूमि थी। गाय, दूध, भूमि, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सेवाएं, ये हमारे वैयक्तिक तंत्र से बाहर इनको रखा गया था। और हिंदुस्तान की क्राइम को आप देखें तो सबसे ज्यादा आपको पेटी क्राइम्स आपको इन क्षेत्रों में ही आज देखने को मिलेगा। मैं अभी पढ़ रहा था, राजस्थान में, जयपुर में, कहा उन्होंने दूध के सैंपल देखे, 200 सैंपल में से 5 केवल सही पाए गए। ये हमारा आज का, वर्तमान का 2022 के अक्टूबर, शायद 27-28 तारीख की खबर है। आज से 15 साल पहले जाऊं तो उत्तराखंड के जो टूरिस्ट ट्रैक जिसको कहा जाता है, ये 4 धाम यात्रा में, up to 100% of the samples they were found adulterated or substandard. So कौन सा प्रपंच सरकार लेकर के चल रही है, किसका वो अनुमोदन कर रही है? बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी, वो कैसे कर, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, किस प्रेशर में वो ये चल रहे हैं। तो इसमें वर्तमान सरकार, ये सारी सरकारें स्वतंत्रता के बाद की, प्रदेश बनने के बाद की, जिस मार्ग पर चल रही हैं, तो मेरा तो विनम्र निवेदन ये होगा अपने श्रोताओं से, अपने मित्रों से, कि आप कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, हम ये सोचते कि स्वांतः सुखाय, अपने मन को शांति मिल जाए, तो उसके अलावा क्या हम मिलकर के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समृद्धि के रूप में अपने अर्थ का, अपने धन का, अपनी ऊर्जाओं का, अपनी योग्यताओं का, अपनी क्षमताओं का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? अकेले में तो भैया कोई भी कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहा है, चाहे बिल गेट्स हो या लक्ष्मी मित्तल जी हो या आपके अदानी अंबानी ग्रुप के हो, अकेले में अपने आप कोई भी नहीं कर सकता है। कहीं सरकार का, और इस सरकार का क्योंकि भारतीय मूल के प्रति एक लगाव है, वो उसको इस्तेमाल तो कर रही है, तो उसमें जिसको कहते हैं ग्रास रूट लेवल पर, हाउ कैन दे वर्क एंड हाउ कैन वी वर्क। मैं जब एक उंगली, हाउ कैन दे, जब मैं एक उंगली वहां करता हूं, 3 मेरी तरफ आती हैं। तो प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं सबका साथ, सबका प्रयास भी होना चाहिए। किस दिशा में? अर्थ की दिशा में, वित्त की दिशा में। अगर वित्त की दिशा में है तो तामसिक,
क्या हम उसको सात्विक बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? इस चीज को हम जब हमारे श्रोतागण आएंगे अगले एपिसोड में, और मेरा विनम्र निवेदन होगा कि वो अपने विचार लिखें और अगले में लाइव आ जाएं, तो हम लोग ये इस मंच के माध्यम से ये जो जम्बू द्वीप है, जम्बू टॉक्स जो है, क्योंकि ये आर्यावर्त और ये भारत खंड है, कहां से शुरू करें? आप जहां भी हैं सनातन, उसमें अगर आप आ जाते हैं, आप किस मजहब को फॉलो करते हैं वो बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस विचारधारा के हैं तो इस मंच के माध्यम से तन मन और धन निवेश करके क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, ये मुझे लगता है। बहुत सुंदर चर्चा मुझे लगता है हमारे बीच में हुई है आज देवेंद्र जी, और बहुत सुंदर तरीके से इस पूरे प्रोग्राम में आपने सतोगुणी और तमोगुणी अर्थव्यवस्था को समझाया है, कैसे अर्थव्यवस्था और वित्त व्यवस्था इन दोनों में अंतर होता है, और तीर्थाटन से हम लोग कैसे जुड़े थे, और तीर्थाटन से कैसे हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो धार्मिक रीति नीति की बनी हुई थी, सात्विक बनी हुई थी, इसलिए धर्म जो है वो प्रवीर था, इसलिए भारत में प्याऊ जो है वो नजर आते थे हमें अलग अलग जगहों पर। भारत में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ये बिस्लरी की एक बोतल 10 रुपए 20 रुपए में बिकेगी, और आज तो अगर आप होटल्स में जाते हैं तो 90 रुपए की बोतल्स भी आपको पीने को मिलती है, और बड़ी खुशी से हम लोग मंगाते हैं, और ये सोच करके मंगाते हैं कि ये जो सामान्य पानी मंगाएगा वो तो लगता है कि बिल्कुल कीचड़ ही मंगाएगा या टंकी का ही मंगाएगा। और पूरे देश भर में हम लोग बात करते हैं हनुमान चालीसा में कि चले मरुत 49, यानी कि हमारे शरीर को अगर अलग अलग हवाएं लगती रहे तो हम स्वस्थ रहेंगे, अगर हमारे शरीर को अलग अलग जगह का घाट घाट का पानी ये हमारे शरीर को लगता रहे तो हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर हम बिस्लरी का ही पानी पिएंगे, अगर वहां से लेकर के उधर तक हम केवल और केवल कैलविनेटर के या फिर गोदरेज के एसी में ही बैठेंगे, तो कैसे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा? और हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो जिस तरीके से कहते हैं कि शरीरस्य मोक्षस्य साधनम, शरीर ही मोक्ष का साधन है, शरीर ही धर्म का साधन है, शरीर ही है जिसके कारण से आप जो कुछ दुनिया में अर्जित कर सकते हैं वो नहीं रहेगा तो आप कैसे रहेंगे? अगर आपकी कमर सही नहीं रहेगी तो शरीर की प्राप्ति आपको कैसे होगी? इस बात को समझना चाहिए। इस देश की कमर को सही करना अगर हमें चाहते हैं, हम वाकई में इस देश का श्री बढ़े, इसकी समृद्धि बढ़े, तो इसकी कमर जो है वो लचकीली बनी रहे और उसमें लोच बना रहे, उसमें जान बना रहे, इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। एक बार फिर से देवेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए, इतनी बेहतरीन चर्चा हम सब के साथ में करने के लिए। सभी दर्शकों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी से एक बार फिर कहूंगा, ये जम्बू टॉक्स है, जम्बू थॉट्स है, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत थोड़े से एक सदस्यता राशि है जो आपको चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं मासिक रूप से, और ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अगली बार लाइव कार्यक्रम में देवेंद्र कैंथोलॉजी हमारे साथ में होंगे और आप अपने प्रश्न भी उनसे पूछ सकते हैं। जय श्री राम। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, और यात्रा मंगलमय हो सबकी, ये मैं चाहता हूँ। शुभास्ते पंथा न संत। नमस्कार।